और GS1 में ज्योग्राफी के सिलेबस की 5 लाइनें हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हर एक ब्रॉडर थीम के अंदर जाके डिटेल में देखेंगे कि कैसे किस माइक्रो थीम्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे चल के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो आपको अब सारे लैंडफॉर्म्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बट आप कुछ सिग्निफिकेंट लैंडफॉर्म जरूर प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट होती है सिलेबस की दूसरी लाइन, राइट। अगर आप इनमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो इसमें जो मेनली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ऐसे हैं। तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं मिसलेनियस में। जूनो मिशन ऑफ नासा, जनरली ये हम साइंस एंड टेक में कंसिडर करते हैं, बट यूपीएससी ने इसको GS1 में डाला हुआ है, तो हम यूपीएससी को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। दिस इज द थर्ड वीडियो इन द सीरीज इन आर अटेम्प्ट ऑफ डिकोडिंग मेन सिलेबस थ्रू द लेंस ऑफ PYQs। पिछले 2 वीडियोस में हमने मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को डिकोड किया। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के मेंस के सिलेबस को डिकोड करेंगे। पिछले 11 सालों में यूपीएससी ने अप्रॉक्स 84 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे हुए हैं। तो इसको समझते हैं आज, और इसको समझने से पहले ज्योग्राफी के सिलेबस को देखते हैं। स्क्रीन पे एक पिवोट टेबल है और GS1 में ज्योग्राफी के सिलेबस की 5 लाइनें हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हर साल यूपीएससी 7 to 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर पूछता है, यानी कि ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम सिलेबस की हर एक लाइन पे जो भी ब्रॉडर थीम्स हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखेंगे तो ये सिलेबस की पहली लाइन है और इसके अंदर जो ब्रॉडर थीम्स हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये 5 ब्रॉडर थीम जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हर एक ब्रॉडर थीम के अंदर जाके डिटेल में देखेंगे कि कैसे किस माइक्रो थीम्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे चल के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारी पहले थीम होगी वो है क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंदर देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लाइमेटोलॉजी पे यूपीएससी ने पिछले 11 साल में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 4 क्वेश्चन। 2013 में इसने टेम्परेचर इन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। टेम्परेचर इन्वर्जन हम कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टेम्परेचर इन्वर्जन एक टेम्परेरी फेनोमेना है, राइट। तो यानी कि क्लाइमेटोलॉजी में कोई भी फेनोमेना जो कि टेम्परेरी है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स भी एक टेम्परेरी फेनोमेना है जो कि 2-3 हफ्ते से लेकर 2-3 महीने तक रह सकती है। उसी तरह आप देखेंगे फॉग का फॉर्मेशन या क्लाउड का फॉर्मेशन या सीजनल विंड्स या लोकल विंड्स, ये सारी चीजों पे क्वेश्चन यूपीएससी इस साल पूछ सकती है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे 2014 पे एल नीनो पे क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि अब यूपीएससी ला नीना पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडियन ओशियन डाइपोल पे क्वेश्चन पूछ सकता है, मीडियन जूलियन ऑसिलेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप थीम्स को अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। फिर आप देखेंगे 2016 में एयर मास पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो एयर मास पे अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो अब क्वेश्चन फ्रंट्स या टाइप्स ऑफ फ्रंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी अब तो या एयर मास के अंदर जाके क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर वो एयर मास के अंदर जाके क्वेश्चन पूछेगा तो वो फ्रंट्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह से आपको चीजों को समझना होगा। 2022 में अगर आप देखेंगे तो ट्रोपोस्फियर और उसके सिग्निफिकेंस को पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, राइट। तो अगर यूपीएससी ट्रोपोस्फियर पूछ रहा है तो अब यूपीएससी के लिए एटमॉस्फियर, उसका स्ट्रक्चर या उसका कंपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए प्रिपेयर करना, राइट। और यूपीएससी, और अगर आप देखेंगे तो जो एटमॉस्फियर का स्ट्रक्चर है उसमें भी जो सिग्निफिकेंट लेयर्स हैं उन्हीं पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रोपोस्फियर पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यूपीएससी आपसे आइनोस्फियर पे क्वेश्चन पूछ सकता है या स्ट्रेटोस्फियर पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इनकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। यूपीएससी आपसे मेसोस्फियर पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि उसकी सिग्निफिकेंस ट्रोपोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर या आइनोस्फियर से ज्यादा नहीं है, राइट। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर या कंपोजिशन में जो चीजें ज्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं यूपीएससी उन्हीं पे क्वेश्चन पूछता है। ये आगे भी हम समझेंगे, राइट। सो दूसरी थीम पे चलते हैं और देखते हैं दूसरी थीम क्या है। दूसरी थीम है जो आपकी, वो है क्रायोस्फीयर एंड हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है। क्रायोस्फीयर आपको पता होगा कि क्या होता है कि अर्थ और एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जो आइस या स्नो से कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमारा आर्टिक या अंटार्कटिक रीजन या हमारा हिमालयन इकोसिस्टम जहाँ पे स्नो से हमारा सरफेस कवर्ड है, राइट। तो अगर आप देखें तो उस पर यूपीएससी ने पिछले 11 साल में यहाँ पे कुछ 6 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगर आप क्वेश्चन के टाइप को देखेंगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट बताओ श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर पे, जो कि 2014 में पूछा हुआ है। उसके बाद 2017 में पूछ रहा है क्रायोस्फीयर पे बताओ ग्लोबल क्लाइमेट का क्या अफेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर क्या पूछा था, सिर्फ और सिर्फ हिमालयन इकोसिस्टम पे। अभी इसने क्रायोस्फीयर वर्ड यूज करके ओवरऑल पूछ लिया कि आर्टिक, अंटार्कटिक और जहाँ पे भी हिमालयन रीजन में स्नो है वहां पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इंडियाज इंटरेस्ट इन द आर्टिक रीजन 2018 में पूछा गया है। ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आर्टिक रीजन की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, राइट। तो वहां पे क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ रहा है। उसकी वजह से जो आइस मेल्टिंग होने की वजह से जो अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में।
यानी ये भी जो है क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ऑन क्रायोस्फीयर पे ही एक तरीके से क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड क्या इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है उस पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 2019 में अगर आप देखेंगे तो अगेन माउंटेन इकोसिस्टम में टूरिज्म की वजह से क्या थ्रेट मिल रहा है उस पर क्वेश्चन है। 2020 में अगर आप देखेंगे तो हिमालयन का जो आइस है, हिमालयन ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, उनका वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस पर क्वेश्चन है। उसके बाद 2021 में अगर आप देखेंगे तो आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन में कैसे ग्लोबल वार्मिंग का डिफरेंशियल इंपैक्ट पड़ रहा है और उससे कैसे डिफरेंशियल वेदर पैटर्न या ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड होंगी उस पर क्वेश्चन है। अगर आप इनके बीच में पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो मोटा मोटा क्वेश्चन ये है कि हमारे क्रायोस्फीयर पे क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो क्वेश्चन है। तो अभी आप इन थीम से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो समझते हैं। अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट पड़ा है क्रायोस्फीयर पे, उससे क्या इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, वेदर में चेंज आ रहा है या ह्यूमन एक्टिविटीज में चेंज आ रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो बहुत सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगी इस पे, और आपको वहां से डेटा को कलेक्ट करके अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंट में सोनम वांगचू ने क्लाइमेट फास्ट किया है लद्दाख में, तो अगेन इस तरीके के क्वेश्चंस आना 2024 के मीन्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अगर आप अगेन देखेंगे तो इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है कि 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, राइट। अगेन अंटार्कटिक रीजन न्यूज में आ चुका है, सो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो न्यूज में भी था कि लास्ट ग्लेशियर ऑफ वेनेजुएला मेल्टेड, राइट। उसी तरह अगर देखेंगे कि आप अंटार्कटिका का जो डूम्सडे ग्लेशियर है वो भी रैपिड रेट पे मेल्ट हो रहा है। इस न्यूज से आप ये समझ सकते हैं कि अगेन यूपीएससी इन पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ऑन क्रायोस्फीयर, राइट। और तो उनसे रिलेटेड चीज़ों को आपको अपने नोट्स में कंसोलिडेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी चलते हैं और तीसरी थीम देखते हैं कि तीसरी थीम क्या है। तो तीसरी थीम अगर आप देखेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी पे क्वेश्चन आए हुए हैं, और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में और क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले 11 साल में यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर थीम से पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि 2013 में आया हुआ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, जो प्रेजेंट डे अर्थ का शेप है उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंसेस प्रोवाइड करता है, राइट। तो अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो प्रेजेंट डे हाइड्रोस्फीयर है या प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर थीम की वजह से, राइट। उसके बाद आप देखें तो मेंटल प्यूम्स पे क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट। अगर प्लेट टेक्टोनिक्स की बात हुई है तो उस पर मेजर माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इरप्शंस अभी हाल ही में हुए हैं, राइट, तो उन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों पे अपने नोट्स को जरूर इनकॉर्पोरेट करें। फिर अगर आप देखेंगे तो 2020 में पूछ रहा है कि सर्कम पैसिफिक जोन बताओ, उसका जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताओ, राइट। रिंग ऑफ फायर हमेशा यूपीएससी का फेवरेट रहा है, राइट, जो कि पैसिफिक रीजन में है। तो उसके लिए आपको हर एक डिटेल पता करनी पड़ेगी, वहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटी कैसे होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट जाती हैं, तो इनको आप जरूर छोड़ के मत जाइएगा, राइट। उसके बाद 2021 में इंडिया सब कॉन्टिनेंट और उसका रीजन बताओ। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है इसकी समझ बना लीजिए, और सब कॉन्टिनेंट के फीचर्स क्या होते हैं इसकी समझ बना लीजिए, तो ये क्वेश्चन आप इजीली डील कर पाएंगे और हो सके तो क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद 2022 में प्राइमरी रॉक्स पे क्वेश्चन आया कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ और टाइप बताओ। प्राइमरी रॉक्स का मतलब क्या हो गया, इग्नियस रॉक्स। तो अब क्या पूछ सकता है यूपीएससी, सेडिमेंट्री रॉक्स पूछ सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स पूछ सकता है, या रॉक साइकिल के बारे में पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को प्रिडिक्ट करना है, राइट। तो ये थीम तो इंपॉर्टेंट है ही, इनको आप छोड़ के नहीं जाएंगे, इनके साथ साथ आप ऐसे प्रिडिक्ट करके चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, राइट। 2023 में एक क्वेश्चन आया था फ्योर्ड्स के ऊपर, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने छोड़ दिया था क्योंकि उनके पास इसके लिए कंटेंट नहीं था, राइट। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि यूपीएससी ने ऐसा क्यों पूछा, तो फ्योर्ड्स एक लैंडफॉर्म है, लाइक चैप्टर 7 आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा लैंडफॉर्म्स के ऊपर। और फ्योर्ड्स जो है वो आपको पता होगा कि ग्लेशियर्स का इरोजनल लैंडफॉर्म है, राइट। उसके साथ ये सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही पिक्चरस इन नेचर है टूरिज्म के लिए, राइट। तो यूपीएससी वो लैंडफॉर्म जरूर पूछती है जो कि यूपीएससी वो लैंडफॉर्म जरूर पूछती है जिसकी सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा हो, या तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल या पिक्चरस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपको अब सारे लैंडफॉर्म्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बट आप कुछ सिग्निफिकेंट लैंडफॉर्म जरूर प्रिपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल पलाया लेक्स या कास्ट टोपोग्राफी, तो ये सारे लैंडफॉर्म्स काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं और इनको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी जो फोर्थ इंपॉर्टेंट थीम है वो है मानसून, जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देखेंगे तो पिछले 11 साल में 3 क्वेश्चन आया हुआ है कि चेंजिंग बिहेवियर ऑफ मानसून की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि मानसून क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक बताओ एशिया के अंदर। और जो तीसरा क्वेश्चन है जो 2023 में आया है कि वो ये पूछ रहा है साउथ वेस्ट मानसून को एक लोकल रीजन यानी कि भोजपुर रीजन में पुरवैया क्यों बोलते हैं।
ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। और ये पूछ रहा है कि मानसून की वजह से वहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज़ पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चन जो कि मानसून पे आ चुके हैं, तो इनको तो आपको प्रिपेयर करना ही है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जरूर प्रिपेयर करके जाएं। फॉर एग्जाम्पल कि नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है वो जरूर प्रिपेयर करके जाएं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है वो जरूर प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून पूछ चुका है, नॉर्थ ईस्ट पूछ सकता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून वर्सेस रिट्रीटिंग मानसून, दोनों में क्या अंतर है, राइट, ये जरूर प्रिपेयर करके जाएं। दूसरा, अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है मानसून पे, उसके लिए आपको बहुत सारा डेटा फैक्ट्स मिल जाएगा, राइट, उसको अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करें। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद अगर आप देखें तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कि अर्लियर डिवाइड ऑफ रेनफॉल होता था, अब उस पर क्या कह रहा है कि एक्सेसिव रेनफॉल मिल रहा है, राइट, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी काफ़ी फ्लड्स आए थे इस बार, जो कि जो एरिया जनरली सूखा रहता है वहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल बढ़ गया, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऑल दीज थिंग्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट थीम कौन सी है। तो हमारी नेक्स्ट थीम है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है ओशन करेंट्स, इसकी ओरिजिन बताओ, उसके बाद इसका इन्फ्लुएंस बताओ ऑन रीजनल क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन। 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, राइट। अगर क्वेश्चन ऐसा आ चुका है तो ओशन करंट पे क्वेश्चन आ गया तो टाइड्स एंड वेव्स पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है, तो उसके बीच के डिफरेंस पूछ सकता है। उसके बाद आप देखें तो ओशन सैलिनिटी पे क्वेश्चन आ चुका है, राइट, कि फैक्टर्स जो कि ओशन की सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं वो बताओ। तो ओशन के अंदर जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैक्टर्स बता दो जो कि टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछा, तो वो आपके लिए प्रिपेयर करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो डेड जोन्स, उसका कॉजेज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मैरीन इकोसिस्टम पे। तो डेड जोन्स क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन कुछ रीजन में हो जाती है, उसको हाइपोक्सिया की कंडीशन भी बोलते हैं, जहाँ पे जो कि मरीन ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ये काफ़ी कह सकते हैं कि खतरनाक होता है। तो अगर आप देखें तो मरीन हीट वेव्स काफ़ी न्यूज़ में हैं, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। उसके बाद देखें कि ओशन करेंट्स और वाटर मासेस का क्या डिफरेंशियल इंपैक्ट है मरीन लाइफ या कोस्टल एनवायरनमेंट पे, ये क्वेश्चन आ चुका है। 2022 में अगर आप देखेंगे तो ओशन करेंट्स को क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं और फिशिंग इंडस्ट्री, यानी कि ओशन करंट की वजह से इकोनॉमी में क्या रोल पड़ रहा है, नेविगेशन में क्या रोल पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इन सारी चीज़ों को अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करें, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट होती है सिलेबस की दूसरी लाइन, राइट, ये वाली लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसको भी हमने ब्रॉडर 3 थीम्स के अंदर बांटा है जिन पे यूपीएससी ने पिछले 11 साल में क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम हर एक थीम के अंदर जाके देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और क्या आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन एनर्जी पे, राइट, तो एनर्जी पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो एनर्जी पे पिछले 11 साल में 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला एटॉमिक एनर्जी पे, दूसरा सेल गैस पे, तीसरा डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन आर्टिक सी। आर्टिक सी में आपको पता होगा कि आइस मेल्ट हो रहे हैं आर्टिक रीजन में, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज, वो हमें एक्सप्लॉइट करने को मिल सकता है। तो वहाँ पे डिस्कवरी ऑफ ऑयल भी हुई है, तो उसका क्या इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट होगा, उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी 2015 में पूछा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2017 में पेट्रोलियम रिफाइनरीज पे क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में मिनरल ऑयल पे क्वेश्चन आया हुआ है और 2022 में विंड एनर्जी पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो थीम्स हैं इनमें अगर आप कुछ पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो हैं कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, यानी कि एटॉमिक एनर्जी है, यूरेनियम और थोरियम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उनके लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है इंडिया में। उसी तरह सेल गैस की भी पोटेंशियल और अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन है। फिर उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो हैं वो अवे फ्रॉम क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, यानी कि दूर जा रही हैं, जहाँ से क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता था उन अपने रॉ मटेरियल से दूर जा रही हैं, यानी कि वो भी जो है एक रॉ मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सोलर एनर्जी का पोटेंशियल क्या है, उसका रीजनल वेरिएशन क्या है, सेम तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि कोई भी मिनरल और या उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पूरा रीजनल एरियाज में या अराउंड द वर्ल्ड या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह कुछ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि यहाँ पे सोलर और विंड के बारे में पूछ चुका है, तो आपसे ओशन थर्मल एनर्जी या हाइड्रो पावर या टाइडल एनर्जी या जो भी अदर रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर्टिकुलर थीम के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं और दूसरी थीम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया का रोल अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज में, यानी किसी फॉरेन कंट्री में अगर इंडिया का कोई रोल है नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इंडिया ने अर्जेंटीना में लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए एफर्ट किया था, राइट। तो
वो इस तरीके की चीज़ें अगर न्यूज़ में है ना तो आप उनको अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करें, राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है कि अनएक्सप्लॉइटेड ओशियनिक रिसोर्सेज, यानी कि जो भी अनएक्सप्लॉइटेड ओशियनिक की जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स काफ़ी न्यूज़ में था, तो इस पे आप अपने नोट्स को जरूर बना के रखें और इनकॉर्पोरेट करके अपने नोट्स में रखें, ताकि अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको लिख पाएं, राइट। उसके बाद अगर 2022 में देखेंगे तो डकन ट्रैप और उसके नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर 2022 में यूपीएससी क्वेश्चन इसको पूछ सकता है तो किसी भी रीजन का क्या रिसोर्स पोटेंशियल है उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का क्या रिसोर्स पोटेंशियल है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहें और अपने नोट्स को जरूर अपने नोट्स में इन सारी चीज़ों को जरूर इनकॉर्पोरेट करें। फिर 2022 में देखेंगे कि यूपीएससी ने पूछा है कि रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वायरमेंटल इश्यूज बता दो जो भी वो फेस कर रही हैं। तो सिमिलर वे में कॉटन के लिए पूछ सकता है, ठीक है, जूट के लिए, टी, कॉफी एक्सेट्रा के लिए यूपीएससी पूछ सकता है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिए। 2023 में अगेन कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, राइट, 2023 में अगेन कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इसका क्या रिसोर्स पोटेंशियल है। जैसे ऊपर क्वेश्चन आया था कि डेक्कन ट्रैप और उसका क्या नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल है, उसी तरह कोस्ट लाइन पे पूछ लिया। यानी कि मैंने आपको बताया किसी भी रीजन पे ये उसका रिसोर्स पोटेंशियल पूछ सकता है। तो जब भी आप इंडिया का मैप देख रहे हो, ठीक है, तो हर एक रीजन का क्या रिसोर्स पोटेंशियल है उसको जरूर प्रिपेयर करके जाओ, राइट। उसी तरह आइलैंड का क्या रिसोर्स पोटेंशियल है अपने इंडिया में, ठीक है, अपने जो इंडियन आइलैंड्स हैं उनका क्या रिसोर्स पोटेंशियल है, वो एक क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। तो वो आप जरूर प्रिपेयर करके जाएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या अगली थीम है। तो तीसरी थीम जो है इस पर्टिकुलर सिलेबस की लाइन से वो है वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट पे अगर आप देखें लगभग सब कुछ ही पूछ लिया है, राइट। अगर आप देखें तो वाटर स्कैर्सिटी का क्या कॉज है उस पर क्वेश्चन है और उस पर गवर्नमेंट मेजर्स क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि वाटर ट्रीटी पे भी क्वेश्चन है। उसके बाद माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है, लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे क्वेश्चन है। वाटर स्ट्रेस यानी कि रीजनल डिफरेंसेस क्या है वाटर स्ट्रेस में, उस पर क्वेश्चन है कि हर जगह का जो वाटर स्कैर्सिटी है वो डिफरेंट है, तो क्या डेटा है, क्या रीजनल वेरिएशन है, उस पर क्या क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 2023 में क्वेश्चन है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे उनका क्या रीजन ऑफ क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी है और एक्सेस, राइट। तो इन पे क्वेश्चन है। लगभग सारी थीम्स रिलेटेड टू वाटर यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ ली है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जरूर प्रिपेयर करके जाएं। एक चीज़ जो एक्सपेक्टेड हो सकती है अपार्ट फ्रॉम दिस एज कि 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि जो भी बायलैटरल वाटर ट्रीटीज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो तीस्ता वाटर ट्रीटी या ब्रह्मपुत्रा वाटर ट्रीटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इनको आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये है तीसरा सिलेबस की तीसरी लाइन और इनसे कुछ 3 ब्रॉडर थीम्स बन रही हैं जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे। पहला जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे जो क्वेश्चन बना हुआ है वो देखते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर पे पिछले 11 साल में ये क्वेश्चन आए, ग्रीन रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन क्या हुआ है कि क्यों ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वेस्टर्न रीजन में गया, ईस्टर्न रीजन को क्यों ग्रीन रिवॉल्यूशन बाईपास कर गया, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टी गार्डन पे क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई टी गार्डन जो है दार्जिलिंग एरिया के बियॉन्ड सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, राइट। तो मेंस में आपको एनालिटिकल पार्ट पे फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आप फैक्ट्स याद कर रहे हो, तो वो आप मत कीजिएगा। इसको ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद कोल माइनिंग पे क्वेश्चन है कि कोल माइनिंग का क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है और कोल माइनिंग जरूरी भी है हमारे डेवलपमेंट के लिए, तो दोनों इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद पल्स कल्टीवेशन पे क्वेश्चन है कि पल्स कल्टीवेशन का क्या एडवांटेज है, वो यूपीएससी ने पूछा हुआ है 2017 में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया एज ए गोंडवाना लैंड कंट्री, राइट। उसके बाद भी इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है माइनिंग इंडस्ट्री में काफ़ी कम है, ऐसा क्यों, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि हम अभी भी कोल्स को इंपोर्ट करते हैं, राइट, टू मीट आवर रिक्वायरमेंट। 2023 में फिर से क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया जो पहले फूड इंपोर्टर था और अब फूड एक्सपोर्टर बन गया है, तो उसके क्या रीजंस हैं, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देखेंगे तो प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उस पर इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इसको तो प्रिपेयर करिए ही, ठीक है। यानी कि कोल वाला पूरा एरिया, कोल माइनिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर पल्स कल्टीवेशन पे क्वेश्चन आ रखा है तो मिलेट कल्टीवेशन पे आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रेजेंट डे इम्पैक्ट क्या है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को प्रेडिक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो थीम है जबकि सेकेंडरी सेक्टर, उस पर यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो शुगर मिल्स पे क्वेश्चन,
सेकेंडरी सेक्टर में पहला जो है शुगर मिल से क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया हुआ है। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्वेश्चन है जो अगेन 2013 में पूछा हुआ है, ठीक है, दोनों 5-5 नंबर के थे। 2014 में फिर से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इनके अंदर अभी रिसेंट में कोई डेवलपमेंट हुआ है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उसको पर्टिकुलरली छोड़ के मत जाइएगा, राइट। उसके बाद अगेन पेट्रोलियम रिफाइनरीज पे क्वेश्चन है यहाँ पे 2017 में। फिर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे क्वेश्चन है। जनरली हम सोचते हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर GS 3 में आ सकता है, लेकिन नहीं, GS 1 में भी आ सकता है। उसके बाद आप देखेंगे 2019 में कैसे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या है, कैसे हेल्प करती है और चैलेंजेस क्या है, ये 2019 में आ चुका है 10 नंबर में, सॉरी। उसके बाद अगेन 2019 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें क्या है, GS 3 से ओवरलैप कर रहा होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज आई है ना, उन पे तो आप जरूर जो भी अभी चीज़ें रिसेंट में हुई हैं उन पे नोट्स बना के जाएं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये तो क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी ने पूछे हैं 11 साल में। अगर आप इनमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो इसमें जो मेनली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ऐसे हैं कि पहले जो इंडस्ट्री ट्रेडिशनल एरियाज में जहाँ पे होती थी, अब वहाँ से वो शिफ्ट होकर उनका लोकेशन नया होता जा रहा है। जैसे कि न्यू शुगर मिल्स का ओपनिंग हो रहा है साउदर्न इंडिया में, या कॉटन इंडस्ट्री जो पहले गुजरात या बॉम्बे साइड में शिफ्ट थी, ठीक है, अब वो डिसेंट्रलाइज हो गई है काफ़ी, राइट। तो अगेन आप देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसके चेंज बताओ स्पेटियल पैटर्न में। तो ओवरऑल हमें यही समझ में आ रहा है कि कोई भी इंडस्ट्री जो कि अपने ट्रेडिशनल रीजन से शिफ्ट होकर नई जगह पे जा रही हो, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप न्यूज़ में कुछ ऐसा ट्रैक कर रहे हैं तो उनको अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। दूसरा, अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है तो हो सकता है डिफेंस कॉरिडोर के बारे में क्वेश्चन पूछ ही ले, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चल के देखते हैं कि अगला कौन सा थीम है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका जो लास्ट थीम है इस पर्टिकुलर सिलेबस लाइन से, वो है टर्चरी सेक्टर। तो टर्चरी सेक्टर पे अगर आप देखेंगे तो पिछले 11 साल में ये 3 सवाल हैं, और मोस्टली जो सवाल हैं या तो वो टूरिज्म से, या तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट से, या तो वो नेविगेशन से, राइट। इन्हीं तीनों चीज़ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ज्योग्राफी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन तीनों को, टूरिज्म, वाटर ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट इन जनरल और नेविगेशन को जरूर प्रिपेयर करके जाएं, और इनके से रिलेटेड चीज़ों को अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट कर लें। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि एक्सपेक्टेड क्या हो जाता है, कोई भी डेवलपमेंट हुई है विद रिस्पेक्ट टू टूरिज्म या नेविगेशन, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम सिलेबस की चौथी लाइन पे आ गए हैं, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी और साइक्लोन। जो की टर्म्स दिए हुए हैं ना यहाँ पे, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में आपको सब कुछ ही इंफॉर्मेशन निकालनी है, राइट। तो इनको मैंने ब्रॉडली इन 4 चीज़ों में बांट दिया क्योंकि इन 4 पे क्वेश्चन आए हुए थे, राइट। साइक्लोन, डिजर्टिफिकेशन, लैंडस्लाइड और वॉल्केनिक एक्टिविटी, इनको एक ही साथ देख लेते हैं। तो ये पिछले 11 साल में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आया डेजर्टिफिकेशन पे, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है ज्योग्राफी में, वो है 2020 में आया हुआ कि कॉजेज बताओ और ये बताओ कि डेजर्टिफिकेशन है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है या एरिडिफिकेशन हो रहा है, वो किसी पॉलिटिकल बाउंड्री को नहीं देखता, वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाता है। उसके पे आप पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। उसके तरह देखेंगे साइक्लोन पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो साइक्लोन पे देखो 3 टाइप के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। नेमिंग ऑफ साइक्लोन पे आ चुका है, कलर कोडिंग वार्निंग पे क्वेश्चन आ चुका है, और एक क्वेश्चन आ चुका है आपका कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ज़्यादा क्यों होते हैं साउथ चाइना सी में, बे ऑफ बंगाल में या गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो साइक्लोन से रिलेटेड आपके लिए सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पैटर्न पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ये तो प्रिपेयर करना ही है। साथ में रिसेंट जितने भी साइक्लोन्स हैं उनके बारे में चीज़ों को प्रिपेयर करिए, क्या कॉज है, क्या इंपैक्ट है, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या एनडीएम में गाइडलाइंस हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये सारे सेक्शंस के लिए। तो लैंडस्लाइड पे आप देखेंगे तो पूछा है कि रीजन फॉर मोर फ्रिक्वेंट साइक्लोन इन हिमालयाज देन इन वेस्टर्न घाट, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन हिमालय में ज़्यादा है और वेस्टर्न घाट में कम है, ऐसा क्यों, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आप देखेंगे कि हिमालय में लैंडस्लाइड का कॉजेज और मिटिगेशन मेजर्स पूछ रहा है। अगेन फिर डिफरेंट फैक्टर पूछ रहा है फॉर हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट का लैंडस्लाइड्स में। अगेन लैंडस्लाइड्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रिसेंट में जो भी लैंडस्लाइड्स हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उनके एग्जांपल्स नोट कीजिए। लैंडस्लाइड्स रिलेटेड जो भी डेटा है उनको अपने नोट में इंकॉर्पोरेट कीजिए। जो भी एनडी में गाइडलाइंस है, मिटिगेशन मेजर्स हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उनके एग्जांपल्स अपने नोट में बना कर रखें। लास्ट में वॉल्केनिक इरप्शन पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जाती हैं। रिसेंट में जो भी इरप्शन हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस आप देखेंगे कि ग्लोबल अकरेंस और
ग्लोबल अकरेंस कैसा है, मतलब व्हाट आर द रीजन्स विच आर मोर प्रोन टू साइक्लोन, वो सारी चीज़ें लोकेशन वाइज अपने नोट्स में प्रिपेयर करके रखें, और कैसे ये रीजनल इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो जो सिलेबस की 4th लाइन थी उस पर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 11 साल में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये हमारा आखिरी लाइन है सिलेबस की, और इसको भी हमने 3 थीम्स के अंदर, ब्रॉडर थीम्स के अंदर डिवाइड किया है। इसमें देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो पहली थीम है वो है फ्लोरा एंड फौना एंड रिलेटेड चेंजेस। इसके अंदर देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले 11 साल में हर एक 5 क्वेश्चन आए हुए, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ब्लू रिवॉल्यूशन पे, उसके बाद आप देखेंगे कोरल रीफ सिस्टम पे, मैंग्रोव्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आया हुआ है, फिर क्वेश्चन आया हुआ है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का सिग्निफिकेंस बताने पे क्वेश्चन आया रेन फॉरेस्ट रीजन्स में। यानी कि ये सारी जो चीज़ें दी हुई ना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कोरल रीफ के लिए कुछ ना कुछ रीसेंट डेवलपमेंट होती ही रहती है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमिटी या कोई ना कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स निकालती हैं, तो वो सारी चीज़ों को ट्रैक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सेम गोज विथ मैंग्रोव्स, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी फॉरेस्ट रिसोर्स अपने इंडिया के हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो हो गया उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं, उनसे रिलेटेड जो भी डेटा इनकॉर्पोरेट करें अपने नोट्स में, ताकि आप इनको अगर क्वेश्चन आ गया तो आप आंसर कर पाए ढंग से, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन पे क्वेश्चन आया हुआ अगेन, तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन पे क्वेश्चन आ चुका है, सॉइल पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो वो आ सकता है, राइट। ज्योग्राफी पे सॉइल पे क्वेश्चन नहीं आया, बायोम पे क्वेश्चन नहीं आया, वो आ सकता है। अगेन अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु का जो मैंग्रोव है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड बता दिया गया बाई IUCN, सो दिस इज अ रीसेंट डेवलपमेंट। तो उस तरीके से ये जो सारी जो थीम्स है ना, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं सदाबहार थीम्स हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना ही होता है, और इनमें मेनली आपको रीसेंट जो चीज़ें हैं ना उनको ज़्यादा प्रिपेयर करना होता है। अपार्ट फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट जो है उसके साथ जो करंट का जो लिंक होगा वो जरूर आएगा, तो यूपीएससी इसको स्टैटिक के साथ करंट के साथ लिंक करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अगेन जो नेक्स्ट थीम है उसको देखते हैं, वो है ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफिकल फीचर्स और उसका लोकेशन, डेल्टा फॉर्मेशन क्यों वेस्टर्न घाट में नहीं होता है, राइट, ये क्वेश्चन आया हुआ 2013 में। उसके बाद आप देखेंगे 2013 में आया कि लोकेशन बताओ मेजर हॉट डेजर्ट्स का, ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उसके रीजन्स बताओ। फिर 2014 में क्वेश्चन आया है कि रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स अराउंड इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ये बताओ। अगेन 2014 का फोल्ड माउंटेन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। 2015 का जो क्वेश्चन आया हुआ है कि मेगा सिटीज़ के अंदर दिल्ली ज़्यादा क्यों पॉल्यूटेड होता है रेदर देन मुंबई और कोलकाता। अगेन इसका भी जो मेनली जो आंसर होता है वो है कि दिल्ली की जो लोकेशन ऐसी है जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो ये भी हम इस ब्रॉडर थीम के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। 2016 में साउथ चाइना सी पे क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बताओ, ठीक है। 2021 में आया है कि मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन के बारे में पूछा था, यहाँ पे मेजर माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछ रहा है, राइट। ब्लॉक माउंटेन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। स्ट्रेट एंड इस्थमस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि सिग्निफिकेंस बताओ इन द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो यूपीएससी कैसे पूछता है क्वेश्चन, जरा ये समझते हैं, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है साउथ चाइना सी का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। साउथ चाइना सी हमेशा आप देखेंगे कि कंट्रोवर्सी में रहता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पर्शियन गल्फ और उसका क्या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पर्शियन गल्फ भी अभी काफ़ी न्यूज़ में था। तो इस तरीके से अगर आप वर्ल्ड में आप देख रहे हैं तो जो रीजन्स जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं उनका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पूछ सकता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट एंड इस्थमस पे क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इसको आप कैटेगराइज करें तो मार्जिनल सी ऑफ द वर्ल्ड, मार्जिनल सीज क्या होता है, वो एरिया सी का जो कि लैंड के साथ अटैच होता है, राइट। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ओपन सी से ये अलग होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये बे, गल्फ, स्ट्रेट और इस्थमस से मेन लैंड से कनेक्ट होता है, तो इसलिए यूपीएससी ने यहाँ पे स्ट्रेट और इस्थमस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो अब बे या गल्फ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो इस तरह से आपको चीज़ों को प्रिडिक्ट करना है, राइट, कि ठीक है। अब नेक्स्ट थीम देखते हैं जो है मिसलेनियस, राइट। इनको हम किसी में कैटेगराइज नहीं कर पा रहे थे तो हमने इसको मिसलेनियस का नाम दे दिया। अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं मिसलेनियस में। जूनो मिशन ऑफ नासा, जनरली ये हम साइंस एंड टेक में कंसिडर करते हैं, बट यूपीएससी ने इसको GS1 में डाला हुआ है, तो हम यूपीएससी को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। दूसरा अगर आप देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, जनरली इसको भी आप GS3 में ही देखते हो, बट यहाँ पे इसको पूछा हुआ है, इसलिए हमने मिसलेनियस में इसको डाल दिया। तो ये तो था ज्योग्राफी का सिलेबस की डिकोडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम अदर सब्जेक्ट्स की भी सिलेबस की डिकोडिंग करें तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप नीचे गूगल फॉर्म को फिल करके ये पीपीटी ले सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल जेली IAS।